हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बनाया गया है। यह बुक मार्केट में आ गया है। आप लोग इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये जो बुक है जो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। बात की जाए विषय सूची में तो यह प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक पहला प्रश्न देखिए, 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? करवे समिति का गठन किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योग से है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में करवे समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कृषि पर पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत कब किया गया? तो 1969 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? किसमें? पशुधन में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर मुर्गी पालन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही है? पूछ रहा है सही युग्म कौन सा है? तो आइए चेक करते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ये सही है। अगला है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। और होकेरा आर्द्रभूमि, ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सचिन जी को कब सम्मानित किया गया? तो 2014 में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? कौन सी भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को उर्दू के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी, अच्छा, ये जो फिराक गोरखपुरी को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो उस रचना का नाम है गुल ए नगमा, याद रखिएगा, गुल ए नगमा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिज। ब्रिज से है होलकर ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संतूर। अगला प्रश्न, पाखुरित का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से हो जाएगा, ऑप्शन बी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इस अधिकारी का क्या काम था? तो मार्ग निर्माण करना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय दर्शन गौतम, ऑप्शन ए, न्याय दर्शन गौतम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि? सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तेलुगु कवि है, कौन है वो? श्रीनाथ। श्रीनाथ क्या है? तो एक तेलुगु कवि थे, वह किसके दरबार में रहते थे? तो हो जाएगा इसका सही आंसर देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जो एक तेलुगु कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था?
कौन से युद्ध में? सर ए पुल के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैबानी खां, ऑप्शन सी। शैबानी खां ने बाबर को सर ए पुल में पराजित किया था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो किसको बनाया था उप दीवान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हड़ताल, फिर खेरा आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। मतलब सभी एक मतलब काल के अनुसार ही लिखा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीट आवंटित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? कब से लागू किया गया? तो 1 मई 2024 से लागू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जय शाह को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकालीन के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल को किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक हो जाएगा 129वां। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार संजना ठाकुर को दिया गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, रोजगार उसमें शामिल है, कौशल भी शामिल है, मध्य वर्ग भी शामिल है, लेकिन इस 4 में शिक्षा शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजल टैक्स। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों के प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? जो चक्रवात उड़ीसा और बंगाल के तट पर आया था उसका नाम था दाना, उसका नामकरण किसने किया था? तो कतार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा कतर। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। आप लोग कमेंट करके बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो यह ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो आरपीएफ के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी कि ब्रेन इम्प्लीमेंटेशन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यह ब्रिटेन में किया गया, जो कि विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का प्रत्यारोपण किया गया है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है? पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा 6। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा दिवस? संविधान हत्या दिवस। यह कब मनाया जाएगा? तो यह 25 जून को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देश का सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो भागलपुर में काशी में किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। हाल ही में किस बीमारी को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? वह कौन सा बीमारी है? तो मंकी पॉक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंकी पॉक्स को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार कितनी महिला को? तो कुल 23 महिला को। ऑप्शन सी 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक किसका उदाहरण है? तो यन संधि का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखिए, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया किसमें है? शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, स्टेसी शब्द का सैनोनिम क्या हुआ? तो इसका सैनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सैनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए रैप्च्योर। इसका मतलब क्या हो गया? तो परम आनंद या उत्साह। परम आनंद या उत्साह। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। देखिए यहाँ कैपेसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा कैन नॉट लैंड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? यह किस चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया?
तो 1793 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड के जितना भी सदस्य है उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और करिकल को भारत को कब सौंपा था? तो ये सबसे लास्ट में सौंपा है। कब? नवंबर 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। जैसे अभी रेलवे को तोड़ फोड़ रहा है कुंभ मेला में, वो गलत है। मौलिक कर्तव्य हमारा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करे, न कि तोड़े। देश की रक्षा करना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। हाँ है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में। हाँ। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में है। हाँ है। मतलब यह सभी सत्य है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। ये बात सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई। सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। नहीं, गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद की मुख्य कार्य राज्य के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका सलाह देना है। ये सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो देखिए, सूचना की पारदर्शिता ये उल्लेखित है। सूचना का प्रकटन ये भी है। संसूचित नागरिकता ये भी है। लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता ये भी है। मतलब ये सभी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ पर है? यूपी में है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि मलक्का जल संधि है। ऑप्शन बी, मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कनाडा। ऑप्शन ए, कनाडा। अगला, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच है? शीतोष्ण कटिबंध ये हो जाएगा 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन बी। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे हल्का कौन सा है? बुध। सबसे छोटा भी है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो पूरे विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट कोई
फॉरेस्ट यानी कि जंगल नहीं है, यह एक पर्वत का नाम है, ठीक है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन हो जाएगा? हुगली नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। देखिए, रोका रोका हो जाएगा ब्राज़ील। खील ये हो जाएगा कहाँ पे? हिमालय पट्टी। झूमिंग ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। और मिल्पा मैक्सिको में हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RSPQ किस में हो गया? ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? प्रीडेटर्स के अंतर्गत कौन सी उपभोक्ता आती है? तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों आता है। नहीं, प्राथमिक नहीं आता है, द्वितीय और तृतीयक ये दोनों आता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? तो हेमिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्यों? क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं, नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। देखिए, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, यह बात सही है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, नहीं। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होता है, केवल जैविक नहीं। यानी कि एक ही यहाँ सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? आप देखिएगा, जब सेब को काट देते हैं, कुछ छोड़ देते होंगे प्लेट में, तो हल्का भूरापन आ जाता है। उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो नींबू के रस का उपयोग करके हल्का नींबू लगा दीजिएगा, वह भूरा नहीं होगा, लेकिन खट्टा हो जाएगा, टेस्ट खराब हो सकता है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का DNA होता है? ये किस में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का स्रावन अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के है? संघ मोलस्का जंतु का लक्षण क्या है? तो इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, हाँ। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, हाँ। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, हाँ। मतलब ये सभी सत्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गया हमारा, यानी कि लीवर। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। और सबसे बुद्धिमान कपी की बात किया जाए तो चिंपैंजी हो जाएगा। और सबसे छोटा कपी गिब्बन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, RPQS। अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से आदमी के सर से बाल झड़ने लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है? टूथपेस्ट
दांतों के सड़न को अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके रोकता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? दही रखने की पूछ रहा है ना। देखिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में दही रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। तांबे के बर्तन में नहीं, तांबे के बर्तन में दही दही रखना ही नहीं चाहिए, बर्तन खराब हो जाएगा, दही भी खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में हाँ रख सकते हैं, दुकान में अक्सर मिलता है। कांच के बर्तन में हाँ रख सकते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विधि सही नहीं है। अगला प्रश्न, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है, प्रकृति में द्विध्रुवीय है, इसलिए यह बाकी के सभी द्रव की तुलना में जल अपने अंदर सबसे अधिक पदार्थों को घोल सकता है, मतलब घुला सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण देखिए, पॉलीस्टाइरीन यह उदाहरण है, नायलॉन ये भी उदाहरण है, टेफ्लॉन ये भी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, लेकिन मेलामाइन ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। ये अक्सर कहाँ पे? टाइल्स में देखने को मिलता है, जो घर में टाइल्स लगाते हैं ना, उसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा से कम की ओर, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? पोटेशियम की, एक नंबर पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद सोडियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, और उसके बाद मैग्नीशियम। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तरल नाइट्रोजन Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। हाँ, है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी टी प्रोपोर्शनल टू एल। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, मायोपिया, मायोपिया क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यह उत्तल लेंस। प्रेस्बोपायरिया यह हो जाएगा द्विफोकल लेंस। दृष्टि वैषम्य यह हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ठीक है। ये कौन सा बीमारी का यूज, किस दोष का उपचार हम किस लेंस से करते हैं, उसका मिलान था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, परावर्तन होता है, बूंद पर टकराकर परावर्तन होता है, और बूंद पर टकराकर अपवर्तन भी होता है। कुछ प्रकाश की किरण परावर्तन भी हो जाता है, और आंतरिक परावर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। मेनली तो 3 नंबर हो गया, लेकिन वैसे तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है? हाँ, होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? हाँ, फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम्स को विकृत करता है? हाँ, करता है। मतलब सभी कथन यहाँ पे सत्य है। देखिए क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? सभी का होता है जी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बॉल बेयरिंग का प्रयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है।
क्यों किया जाता है? बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। मतलब एक और चीज़ बोल सकते हैं कि घर्षण बल कम करने के लिए, ठीक है, और भी कम करने के लिए उसमें और क्या किया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों? क्योंकि शोषण की दर कम हो जाती है। शोषण की दर कम हो जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर हम सभी जानते हैं, सब सुनते भी हैं। नहीं, यांत्रिक लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, सॉरी यहाँ हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार, ऑप्शन ए। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है? तो ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर ये करता है विद्युत मोटर कर देगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए, यहाँ से मैथ है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।